हम सबके बेहद प्रिय कथाकार मनोज रूपड़ा जी। मैं बातचीत की फिर शुरुआत, यानी जहां से मैंने छोड़ा था मैं वहां से दोबारा करूंगा। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं चाहता हूं कि थोड़ा वक्त हम रुकें ताकि हमारे जो श्रोता दर्शक हमारे पेज से चले गए हैं वे वापस आ जाएं और यहाँ हमारी बातचीत में जुड़ जाएं। हम अभी बातचीत कर रहे थे छोटे शहरों में लेखक संस्थाओं की बीच इस बात पर कि क्या दिशा होनी चाहिए, क्या किस तरह से काम किया जाना चाहिए। और आज के हमारे आमंत्रित लेखक मनोज रूपड़ा जी ने हम सबके बीच एक प्रस्ताव रखा जिसमें उन्होंने कहा अपने अनुभवों के आधार पर कि छोटे शहरों में काम करने के लिए सबसे पहले तो इस बात को मन से निकाल देना चाहिए कि ज्यादा लोग हों तभी काम करना चाहिए। जब भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो उन्हें इकट्ठा करके काम करना चाहिए और नियमित रूप से गोष्ठियां करनी चाहिए, किताबों पे बातचीत करनी चाहिए, अलग अलग तरह की किताबों पर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि लेखन के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनाना भी एक काम है और इस दृष्टि से ये काम किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि छोटे शहरों में काम करने वाले हमारे साथियों को इस प्रस्ताव से जरूर एक आश्वस्ति मिली होगी, तो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूं। और जो अगला सवाल मैं उनसे पूछ रहा था वो इसी से जुड़ा हुआ था। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मनोज रूपड़ा जी जब काम करना शुरू किया, अपनी शुरुआती कहानियां लिखी, तो छोटे शहरों में एक बहुत ही सकारात्मक माहौल था। पूरे देश में लेखक संगठन बहुत सक्रिय थे और छोटी छोटी जगहों से बहुत सारी पत्रिकाएं निकल रही थी जिन्हें हम लघु पत्रिका के नाम से जानते हैं, और एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था जिसे लघु पत्रिका आंदोलन के नाम से जाना जाता। ये सवाल है, हिंदी की पत्रिका चौपाल ने ये सवाल पूछा है। वे चौपाल का ये कहना है कि ये पूछना है, ये सवाल है उनका कि आप कौन कौन सी पत्रिकाएं पढ़ते हैं। मनोज जी, मेरा ये सवाल है कि कौन कौन सी पत्रिकाएं आप पढ़ते हैं। उसके साथ मैं एक छोटा सा सवाल अपनी तरफ से जोड़ देना चाहता हूं कि पत्रिकाओं की क्या भूमिका होती है एक नए लेखक के या विकसित होते हुए लेखक के जीवन में, और खुद आपके अनुभव इस दिशा में क्या रहे हैं। जी, देखिए फिलहाल तो पत्रिकाएं कम हो गई है, जितनी पहले पत्रिकाएं आती थी और उतनी पत्रिकाएं नहीं आ पाती। और दूसरी बात यह भी है कि सभी पत्रिकाएं मैं देख भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि अपने व्यावसायिक जो व्यस्तताएं हैं उसके कारण मैं बहुत नियमित पत्रिकाओं का पाठक नहीं हूँ। और बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी होंगी जो शायद मैं जिसके बारे में मुझे जानकारी ना हो और मैं ना पढ़ पाता हूँ। लेकिन प्रमुख रूप से पहल, तद्भव, कथा देश, ये 3 पत्रिकाएं तो मैं नियमित रूप से पढ़ता ही हूँ। और उसके अलावा आकार नियमित रूप से आती है, वो भी पढ़ता हूँ। उसके अलावा कुछ कुछ पत्रिकाएं संपादक अपनी तरफ से भेजते रहते हैं जब उसका प्रवेशांक आता है तो, या वो अपनी एक नियमित उनकी एक वो रहती है। उसमें साहित्य अकेडमी की एक पत्रिका आती है, संगीत संगीत अकेडमी की। वो पत्रिका भी संगीत और दूसरी कलाओं पर बहुत गंभीर पत्रिका, प्रयाग शुक्ल उनके संपादक हैं। वो भी बड़ी गंभीर और बहुत अच्छी पत्रिका है। उसमें कला से संबंधित बहुत सारी दूसरी जानकारियां मिलती है साहित्य से हटकर। अब पत्रिकाओं की भूमिका जो है उसके बारे में अपने जो अनुभव आपको बताता हूं मैं कि अखबार में तो मतलब एक दो कहानी आ गई थी, पत्रिकाओं से शुरुआत हुई नहीं थी मेरी। तो भोपाल में सत्येन जी उस जमाने में उन्होंने एक पत्रिका शुरू की थी, कहानियां मासिक चयन के नाम से। और मैं समझता हूँ उस पत्रिका की नए लेखकों की एक पीढ़ी तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने पत्रिका के पहले ही अंक में घोषणा कर दी थी कि ये सिर्फ युवाओं के लिए पत्रिका है। और हर नए कच्चे पक्के लेखक को उन्होंने प्राथमिकता दी
और सत्येन जी की खुद की बड़े रचनाकार थे और इतनी बड़े रचनाकारों के साथ दोस्तियां थी, जान पहचान की, लेकिन कभी भी अपनी पत्रिका के लिए उन्होंने किसी प्रतिष्ठित और स्थापित लेखक से कहानी नहीं ली। एक भी बड़े लेखक की कोई, जबकि सारे उनके दोस्त थे। निर्मल जी उनके दोस्त थे, कृष्णा जी उनके दोस्त थे, मंजूर एहतसाम उनके दोस्त थे, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लेखक जो उनके बहुत मित्रों के दायरे में थे, लेकिन उन्होंने एक भी प्रतिष्ठित लेखक की एक भी कहानी अपनी पत्रिका में नहीं छापी। हमेशा बिल्कुल नए लेखक खोजते रहे। और मेरी बड़ी पहली जो कहानी छपी, दफन, वो कहानियां मासिक चैन में छपी, और 5 साल तक वो पत्रिका नियमित रूप से निकलती रही। और हर पत्रिका में नए नए कई लेखक आते गए। बिल्कुल 16-16, 17 साल की लड़कियां, 16-15 साल के लड़के, उसमें कहानी, छोटी छोटी कहानी होती थी, बहुत अनगढ़ कहानियां होती थी, लेकिन लिखने की शुरुआत करने के लिहाज से उस पत्रिका ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। उस तरह की पत्रिकाएं अब कम है, और उस तरह के प्रयास करने वाले भी युवा लेखन पर विशेषांक तो बहुत निकलते हैं। और छटे हुए युवा जो होते हैं, जो जो पहले एक अपना मुकाम बना चुके हैं, और वो अपनी एक तरह की प्रौढ़ता बता चुके हैं, अपने लेखन की एक अपनी छाप छोड़ चुके हैं, वो युवा नहीं है। युवा तो वो है जिसने अभी लिखना शुरू किया है, जो अपनी पहली कहानी कहीं छापना चाहता है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको कहाँ भेजूं। जब ऐसे लेखक को कोई पत्रिका स्थान देती है, तो सचमुच में युवा लेखन का एक सही जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो तब मिलता है। बाकी कई चर्चित जो युवा लेखक हैं, उनको मिला करके युवा विशेषांक निकाल देना ही बहुत आसान है। लेकिन जो बिल्कुल नया है, जिसने अभी लिखना ही शुरू किया है, उसको छापने का रिस्क उठाना और उसको संपादित करना, उसको सुझाव देना, कई बार ये होता था कि उसमें वाक्यों में गलतियां होती थी, वर्तनी में गलती होती थी, भाषा में गलती होती थी। तो संपादक उसके साथ लगातार बात करते थे, और उसमें उसका परिमार्जन करने का सुझाव देते थे, और उसमें एक उसकी भाषा विकसित करने के लिए अपना प्रयास करते थे। ये प्रयास करने वाले इस तरह से संपादक तो मैंने नहीं देखे हिंदी में, जितना सत्येन जी ने युवा लेखन के लिए खास तौर से। बाकी अपने अपने तरह की हर पत्रिका के अपने उद्देश्य होते हैं, अपना एक समर्पण का भाव होता है, और लंबी लड़ाइयां हर पत्रिका ने लड़ी अपने आप को बचाए रखने के लिए। खासतौर से लघु पत्रिकाओं ने बहुत बड़ा योगदान है उनका। ऐसे समय में जब किसी तरह की कोई दूसरी कहीं से कोई सुविधाएं नहीं है, और ऐसी पत्रिकाओं को विज्ञापन भी कब देगा। अगर संपादक का बहुत गहरा कहीं इधर उधर का कोई तालमेल है, तब तो उसको कहीं विज्ञापन मिल जाएगा। जाहिर है कि उस विज्ञापन पीछ के पीछे कहीं ना कहीं थोड़े से समझौते करने पड़ेंगे। अगर कोई संपादक एक भी समझौता नहीं करना चाहता, तो अगला अंक निकाल पाएगा कि नहीं, ये मुश्किल है। तो हालत तो बहुत खराब है लघु पत्रिकाओं की, और इसी वजह से पत्रिकाएं जो बंद हुई है, वो लगभग इसलिए हुई है क्योंकि उनको चलाए रखने के लिए जितने पाठक की जरूरत है, नियमित रूप से पढ़ने वाले पत्रिका के ग्राहक अगर उनको चला सकते, तो फिर तो हिंदी में कोई दिक्कत ही नहीं थी। आखिरकार लघु पत्रिकाओं को कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए विज्ञापन के मोहताज होना पड़ता है। फिर विज्ञापन के साथ में जुड़ा हुआ एक समीकरण होता है। उस समीकरण में पत्रिका अगर चली गई, तो फिर उसका स्तर गिरता है। स्तर को बनाए रखने के लिए कई बार बहुत मजबूरी में उसको आखिर में ये होता है कि बंद कर देनी पड़ती पत्रिका। तो ये दिक्कतें हमेशा रही लघु पत्रिका का। लेकिन बावजूद जो आंदोलन था लघु पत्रिका का, उसने बहुत स्ट्रगल किया, अपने अस्तित्व को बचाए रखने का आखिरी तक स्ट्रगल किया है। एकदम से कोई बंद नहीं हो गई, बहुत बचाने की अपने आप को कोशिश की हर पत्रिका ने। और फिर समय बदला, समय के साथ चीजें बदली, तो अब दूसरी चीजें आ गई, दूसरे माध्यम आ गए। अब लघु पत्रिकाएं जिस रूप में पहले आती थी, उस तरह का साहित्य कई बार जो है ना दूसरे माध्यम में, सोशल प्लेटफॉर्म में आना शुरू हो चुका है। तो चीजें तो आ रही है, पर वो जो जज्बा था लघु पत्रिका को निकालने का, उसके साथ जो एक उद्देश्य जुड़ा हुआ था, उसके साथ में जो एक सरोकार जुड़ा हुआ था, वो अब दिखाई नहीं देता। ये मोटे मोटे तौर पे दो बातें हैं, जाके क्योंकि साहित्यिक दुनिया से मैं उस तरह से जुड़ा नहीं हूँ ज्यादा। जो एक सब जो उसके साहित्य के सारे जो समीकरण रहते हैं, उसके जो मिलने जुलने का, वो सारा, मैं चूंकि मेरा व्यवसाय अलग है, तो बहुत ज्यादा मैं साहित्यिक दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। लेकिन आपने बहुत अच्छी बातें कही, और खास तौर पर वो जमाना
80-90 के दौर का, उस जमाने की पत्रिकाओं के संघर्ष और वो कैसे आज तक आ रही हैं पत्रिकाएं, इन सब के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें कही। मैं समझता हूं कि जो लोग पत्रिकाओं को पढ़ते हैं जरूर उनका उत्साह बढ़ा होगा, और कुछ पत्रिकाओं का आपने नाम भी लिया कि वे कौन सी पत्रिकाएं हैं जिन्हें आप नियमित रूप से पढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा साथी, हमारे मित्र और कहानी के आलोचक पल्लव, और उन्होंने एक विशेष कहानी के बारे में एक सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि मैं दफन कहानी की रचना प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता हूं, और उसके साथ साथ एक और कहानी उत्सव के बारे में भी वे जानना चाहते हैं। तो दफन और उत्सव, ये दो कहानियों के बारे में पल्लव जी का सवाल। अच्छा, देखिए कितनी अजीब बात है, बड़ा दिलचस्प सवाल है ये। इसमें रचना प्रक्रिया के कितने विविध रूप होते हैं ये आपको समझ में आएगा। उत्सव कहानी जो है ना, वो बिल्कुल सामने देखी हुई घटना पर आधारित है, और एक एक उसका जो हिस्सा है उसमें बाकायदा मैं शामिल हूँ। वो सारे पात्र जीवंत पात्र थे, उस शव यात्रा में मैं शामिल था, और सारे क्रियाकलाप जो थे उस कहानी में उसमें बराबर का शरीक था मैं। तो सब चीजों को देख करके एक एक चीज बहुत मतलब बारीक उसके ऑब्जर्वेशन करके, और सारे लगभग डायलॉग भी उन्हीं पात्रों के, नाम भी मैंने वही रखे हैं। कहानी जब मैंने लिखी और हंस में छपने के लिए भेजी, तो हंस से ये जवाब आया कि ये अति नाटकीय कहानी है। और मुझे आश्चर्य हुआ कि सामने घटित होता हुआ यथार्थ है, बिल्कुल आंखों देखी हुई चीज है, और जब मैं उसको लिख रहा हूँ तो अति नाटकीय हो रहा है। ये मेरे समझ से बाहर हो गया। तो खैर जो भी था, उनको लगी होगी उसमें अति नाटकीयता लगी होगी, लेकिन वो कहानी मैंने बिल्कुल सामने एकदम अपने जीवन के आंखों देखा हाल जो था उसको लिखी थी। दफन का मामला ऐसा है कि आपको आश्चर्य होगा, दफन कहानी जब मैंने लिखी तो मैंने बंबई देखा ही नहीं था, मैं कभी बंबई गया ही नहीं था। और वो पूरी कहानी मेरी जो है वो बंबई की घटनाओं पर या बंबई के सीक्वेंस है, सारा जो वो सारा का सारा काल्पनिक है। दफन का कोई एक भी पहलू ऐसा नहीं है जिसकी जिसके आधार जो मैंने घटना कहीं देखी हो या कहीं सुना हो। ये पूरी की पूरी काल्पनिक कहानी है। तो वो कल्पना में किसी को चीज को गढ़ना, बंबई जैसे शहर को अपनी कल्पना में गढ़ा मैंने उस शहर को देखा ही नहीं था। तो कभी रचना प्रक्रिया में सामने घटित हुई चीजें भी होती है, और कई बार आप उसको कल्पना में गढ़ते हैं। तो दफन जो है ना, वो कल्पना में गढ़ी हुई कहानी है, और उत्सव आंखों देखी कहानी है। दोनों में ये फर्क है, और रचना प्रक्रिया का भी ये फर्क होता है कि कई बार चीजें आपको वास्तविक रूप में जो दिख रही है उसको आप लिख रहे हैं, जो नाटकीय साबित हो रही है, और कई बार जो कुछ है ही नहीं यथार्थ का हिस्सा उसकी आप कल्पना कर रहे हैं, तो यथार्थवादी कहानी बन जाती है। ये बड़ी इसका जो जादू है मुझे कभी समझ में नहीं आया आज तक। बस यही कहना चाह रहा था। रचना प्रक्रिया का मामला इतना ज्यादा फैला हुआ है कि उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूँ और बोलने की बहुत अच्छी आदत भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा बारीकी से नहीं बता सकता, पर अनुभव के आधार पर ये दो चीजें मैंने बताई बस। जी, मुझे लगता है कि बहुत दोनों कहानियों के बारे में आपने जो कुछ कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर हमारे युवा साथियों के लिए। और पल्लव जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सवाल हमें भेजा, इस बहाने से आपकी ये बातें हम सुन सके। एक और कहानी के बारे में हमारे दर्शकों ने पूछा है। ये सवाल हमें आया है सुंदर शर्मा की ओर से। ये पूछते हैं कि टावर ऑफ साइलेंस कैसे लिखी गई, इस कहानी का नेपथ्य क्या था? ये भी देखो कैसा होता है, ये भी रचना प्रक्रिया का भी एक हिस्सा देखिए कि ऑब्जर्वेशन जो होता है कई बार वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कई बार लोकेशन पर जा करके ऑब्जर्वेशन करना। तो मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जिस परिवेश की आप कहानी लिख रहे हैं, उस परिवेश में जा करके
भले आप वहां पे नोट्स मत लीजिए, डायरी लेकर के मत जाइए, एक एक ब्यौरा मत लिखिए, लेकिन एक बार सिर्फ वहां गहरी सांस ले लीजिए। उससे आपकी एक तासीर बनती है। जिस कहानी पर आप काम कर रहे हैं, उसका जो परिवेश है, उसमें जा करके सिर्फ एक गहरी सांस लेना जो है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो चीजें आपके अंदर आपकी तासीर में शामिल होती है। तो टावर ऑफ साइलेंस का जो मामला है वो इस तरह का था कि मैं बंबई में जब था, तो मेरे रिश्ते में मामा, मेरी मतलब पत्नी के मामा जो है, उनकी दुकान थी मिठाई की, मरीन लाइंस में। और जहां उनकी दुकान थी, ठीक उसके सामने पारसियों का मोहल्ला था। तो उनकी दुकान के सामने एक परिवार था, पारसी परिवार। उसमें दो बूढ़े भाई और एक बूढ़ी बहन, तीनों एक साथ रहते थे, और तीनों ने शादी नहीं की थी। और वो उनका साथ में रहना, आपस में लड़ना झगड़ना, और आपस में सारे क्रियाकलाप मैंने कई बार देखा। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये एक ऐसा परिवार है। और मैं फिर उनका पीछा करता था। दो तीन बार ऐसा हुआ कि वो दोनों भाई जो थे ना, वो एक साथ निकलते थे शाम के समय घूमने के लिए, और उस उम्र में भी लड़कियों से छेड़खानी करते थे। लगभग 75-80 साल की उम्र के बूढ़े थे, और वो शादी नहीं की थी, तो कहीं कुछ चीज बाकी रह गई होगी। तो कई तरह की मस्तियों में मशगूल रहते थे, और उनकी बहन उनका पीछा करती थी, जो सबसे बड़ी थी उम्र में, कि ये दोनों क्या बदमाशी करने जा रहे हैं आज। तो ये घटनाएं मैं देखता था। और वो उस समय का वो लोकेशन पूरा बम्बई का, जो वो मरीन लाइंस और धोबी तालाब वाला पूरा वो पारसियों का इलाका है। फिर मेरी पारसी समाज में बहुत दिलचस्पी बढ़ती गई, और मुझे बड़ा अजीब लगता था वो परिवार की इतना अपने आप में उसमें रहने वाला, बहुत ज्यादा उनका लोगों से मिलना जुलना नहीं, और अपने तरह के एक अलग तरह से इंट्रोवर्ट एक समाज था, पारसी समाज। फिर मैंने उनका जो वहाँ उनका जो धार्मिक स्थल है, जिसको अग्यारी बोलते हैं, उसको देखना चाहा, तो मालूम पड़ा कि उसमें तो कोई गैर पारसी जा ही नहीं सकता। उसमें तो बहुत मुश्किल है, कोई अगर कोई पारसी नहीं है तो उसमें जा ही नहीं सकता। तो मेरी बड़ी इच्छा अधूरी रह गई कि मतलब मैं जिस कहानी पर काम करना चाह रहा था, उसमें बाकायदा धार्मिक विधियां थी पारसियों की, और उस जगह को मैं देख ही नहीं पाया। तो फिर कल्पना के सहारे, मतलब जो बाद में अगर आपकी बहुत इच्छा है ऑब्जर्व करने की और आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तो जो कल्पना करते हैं वो थोड़ी सी झूठी कल्पना होती है। अगर आपने पहले से कल्पना में कोई चीज को रचना सीख लिया है, या किसी एक कहानी की जरूरत है कि उसको काल्पनिक ढंग से गढ़ा जाए, तो एक अलग बात है। लेकिन आपको पहले ये लगता था कि ये चीज मैंने ऑब्जर्व करूंगा उसके बाद लिखूंगा, और वो चीज जब आपको ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती है, तो फिर आप जब उसको कल्पना में लिखते हो, तो थोड़ा सा उसमें नकलीपन आ जाता है, कहीं तो चीज छूट जाती है। कल्पना में भी एक अलग शक्ति होती है, तो वो चीज छूट जाती है। फिर ये आधा हिस्सा जो था बम्बई में, बूढ़े माँ बाप का, मतलब सॉरी, दो दो बूढ़े भाई और एक बहन का, वो बहुत हिस्सा मेरे दिमाग में था। उसके बाद मेरा नागपुर आना हो गया। तो जब मैं नागपुर आया, उसके लगभग 1.5 या 2 साल के बाद, जो इम्प्रेस मिल थी नागपुर की, वो टाटा का, लगभग ये कहना चाहिए कि टाटा की एक मदर कंसर्न थी। यानी जो मातृ इकाई होती है, जहां से टाटा का एम्पायर खड़ा हुआ, वो पहली इकाई थी, पहली औद्योगिक इकाई जो टाटा ने शुरू की थी, वो नागपुर में की थी, इम्प्रेस मिल के नाम से थी। मेरे जाने के 2 साल बाद इम्प्रेस मिल वैसे कई दिनों से खस्ताहाल रही होगी, और 2 साल के बाद उसको डिमोलिश किया गया। तो मैं बड़े आश्चर्य में था कि यार, इतना बड़ा तामझाम ये कैसे डिमोलिश हो रहा है। मैं देखने जाता था, और आखिरी दिन जब चिमनी गिर रही थी, तो मेरे लिए वो, अच्छा, उस चिमनी को, क्योंकि 125 साल पुरानी चिमनी थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसको एक हेरिटेज के रूप में रखा जाए, कि ये हमारे देश की जो एक आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी थी, जो जहां से उद्योग का ये गति की जो शुरुआत होती है टाटा के जरिए, और वो एक बड़ा, मतलब एक आइकन हो सकती है वो चिमनी, कि यहाँ से हमारे असली उद्योग की शुरुआत हुई। पर वो चिमनी गिरा दी गई, तो मैंने उसको गिरते हुए देखा।
वो चिमनी का गिरते हुए देखना बहुत एक अजीब तरह का अनुभव मुझे लगा, और फिर मैंने एक सिलसिला मेरे दिमाग में आता गया। तो मैंने फिर ये सोचा कि जिस तरह से पहले बम्बई में मैंने देखा था कि पारसियों का जब उनका जब किसी का निधन होता है तो उनकी जो धार्मिक विधियां हैं उसमें जलाने और दफनाने का सिलसिला नहीं है, उसमें शव को एक गोल दायरे में रख दिया जाता है जिसमें लोहे की जाली लगी होती, और लगभग कुएं नुमा एक गोल दायरा होता है, बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती उसमें। उसमें शव रख दिया जाता है और चील कौवे फिर आकर के उसको खाते हैं। तो पारसी जो समाज है ना, वो चैरिटी पर बहुत विश्वास करता है, दान देने पर। वो दान देने की उनकी जो आखिरी इंतहा है वो ये है कि अपने शरीर को भी दान में दे देना है। तो वो उन्होंने अपना शरीर भी दान में देने की जो जिसके यहाँ प्रथा हो, वो चैरिटी का एक बड़ा पारसियों के साथ में जुड़ा हुआ फैक्टर है। तो मैंने वो टावर ऑफ साइलेंस को देखा था, उस जगह को जहाँ पे शव रखा जाता है अंतिम संस्कार के लिए, उसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। जब मैंने यहाँ चिमनी को गिरते हुए देखा तो मुझे लगा कि यार ये भी तो एक टावर ऑफ साइलेंस है, कि एक पूरी की पूरी औद्योगिक श्रृंखला जो थी वो खत्म हो रही है, और इतने लोगों को रोजगार देने वाली और देश को एक बड़ी आर्थिक गति देने वाली जो इकाई है वो टूट गई, उसकी चिमनी टूट गई। मैंने उस कहानी में फिर जो पात्र वहां के थे बंबई के, उसमें से एक पात्र को यहाँ लाया, और यहाँ मैंने उसको इम्प्रेस मिल की जो भट्ठी होती थी उसका इंचार्ज बनाया। ये मेरी कल्पना फिर यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो पात्र बंबई में पारसी जो लेके आया वो वहां था नहीं, मैंने उसको वहां गढ़ा। फिर उसकी जो बड़ी बहन जो थी वो आखिर में आती है। यहाँ ये होता है कि वह आदमी जो लगातार जो फर्नेस होती है, भट्टियां जो होती है मिल की, तो पारसी जो है ना वो अग्नि पूजक है, और अग्नि की पूजा करना मतलब उनके धर्म में दूसरे कोई ईश्वर नहीं, अग्नि की पूजा करते। और वो इतना कट्टर धार्मिक था कि अपनी चिमनी की जो भट्टी है उसकी आग को भी बुझने नहीं देना चाहता था। अब मिल बंद हो गई है, मिल में ताले लग गए हैं, तो चिमनी में आग कैसे बचेगी? तो वो जो मिल बंद हो गई थी उसकी चार दीवारी में गड्ढा करता है, दीवार में होल करके उसके अंदर जाता था, और रोज उसमें कुछ ना कुछ कचरा उठा करके, या दास्ताने जो मजदूरों के छूट गए थे मिल बंद होने के बाद, जो चीजें वहां पड़ी थी घास फूस, वो सब उठा करके उस भट्टी में डालता था और अग्नि को प्रज्वलित रखता था। ये चीज आखिर में एक पागलपन में बदल गई कि अग्नि को किसी भी सूरत में बुझने नहीं देना है। तो टावर ऑफ साइलेंस का मैंने फिर ये निकाला कि जैसे लाश को आखिरी में पारसी जो होते हैं वो टावर ऑफ साइलेंस में रख देते हैं, इसमें मैंने इस पात्र को उसी चिमनी के अंदर, चिमनी गिरने से पहले एक आत्महत्या का एक दृश्य रचा कि उसने कहीं और जाने के बजाय, जब उसको मालूम हो गया कि अब मुझे लोग यहाँ से ले जाएंगे और मैं अग्नि को जिंदा नहीं रख पाऊंगा, तो उसने उस चिमनी के अंदर घुस करके आत्महत्या कर ली। तो एक टावर ऑफ साइलेंस वो था और एक टावर ऑफ साइलेंस ये था। इस तरह से मैंने उस जो पारंपरिक जो टावर ऑफ साइलेंस था उसको एक औद्योगिक चिमनी के साथ रिलेट किया। ये कहानी में एक अपना एक बिंब था, बस यही था बस। कि ग्लोबलाइजेशन के बाद का जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान के बारे में आपकी ये कहानियां यूं तो सीधी तौर पर उनका एक पाठ किया जा सकता है, जैसे साज नासाज को भी भूमंडलीकरण के जमाने का जो पूंजीवाद है उसने मनुष्य की जीवन पर कितना गहरा और एक तरह से अमानवीय प्रभाव डाला है। टावर ऑफ साइलेंस भी लगभग उसी दिशा में जाती हुई एक कहानी है। बहुत बेहतर तरीके से आपने कहानी के बारे में और रचना प्रक्रिया के बारे में बताया कि कैसे चीजें जुड़ती चली जाती हैं। आपका बहुत धन्यवाद कि एक खिड़की आपने खोली उस कहानी को नए सिरे से समझने के लिए। ये मैं अगला सवाल ले रहा हूँ लीना मल्होत्रा जी का। लीना जी मूलतः कवि हैं, उनके 2-3 कविता संग्रह
प्रकाशित हुए हैं और हमें खुशी है कि वो आज इस अवसर पर यहाँ हमारे साथ हैं और उन्होंने एक सवाल हमको भेजा है। मैं पढ़ रहा हूं आपको। आपकी अपनी सबसे प्रिय कहानी कौन सी है? और इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि और वह कहानी कौन सी है जिसे लिखने के बाद आपको अधूरा सा लगा, आपको लगा कि आप उसे बेहतर लिख सकते थे? अमूमन ये होता है कि जब आखिरी मौका आता है कहानी को कंप्लीट करने का, वहां एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप ये तय नहीं कर पाते कि कहानी अब हो गई है कि बाकी है। और जो वो नुक्ता होता है ना, वो आखिर में पाठक पर छोड़ना पड़ता है। लाख कोशिश कर ले अपनी लिखी हुई कहानी को कंप्लीट समझ पाना, है ना, उसमें ऐसा समझ लेना कि हाँ अब ये हो गई है कहानी, और उस समय उसको भेजना कि खुद मुतमईन हो करके कि नहीं अब कहानी पूरी हो गई है। तो मैं तो मतलब हमेशा इस डर से कहानी भेजता हूँ कि पाठक के पास जाने के बाद ही पता चलेगा कि कहानी मुकम्मल हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि मैं खुद कभी भी कोशिश करके भी नहीं तय कर सकता है कि कहानी कंप्लीट हुई है कि नहीं। एक चीज हो गई है। दूसरी चीज, कहानी में एक खुद का अपना एक जो सेल्फ एडिटिंग का मामला होता है, वो कई बार ये होता है कि आप संपादक के पास जाने से पहले अपनी कहानी को अपने ढंग से संपादित भी करते हैं। तो एक लेखक में एक सेल्फ एडिटर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ये होता है कि कथानक जो है ना कहानी का, वो खुद ही इतना स्वतःस्फूर्त ढंग से संपादित होता चलता है कि उसमें किसी तरह के संपादन की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक फ्लो में होता है, कभी होना होता है तो जैसे साज ना साज एक फ्लो में हो गई कहानी। यानी मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 दिन का कोई एक मामला था, फिर बीच में कुछ 5-6 दिन की रुकावट थी, फिर 5-6 दिन में वो एक जो पहला ड्राफ्ट बनना था वो हो गया। और मैं आमतौर पर अपनी कहानियों के 3 ड्राफ्ट करता हूँ। पहला ड्राफ्ट होने के बाद फिर दूसरे ड्राफ्ट में थोड़ा चीजों को एक व्यवस्थित फ्रेम में रखना, और तीसरे ड्राफ्ट में फिर भाषा का परिमार्जन होता है, वाक्यों का परिमार्जन होता है कि आप कौन से और अच्छे चुने हुए शब्द को इस वाक्य में रख सकते हैं। तो वो मेहनत मैं आखिरी में करता हूँ कि हमें कोशिश हमेशा ये रहती है कि मेरा हर वाक्य जो है ना, उसमें कोई एक शब्द ऐसा रहे जो नगीने की तरह चमके अलग से। मेरी कोशिश ये रहती है। हर वाक्य ऐसा नहीं बन पाता है, लेकिन वाक्य बनाने की जो मेहनत है ना, वो बड़ी मतलब उसमें एक एक बड़ा अलग आनंद आता है। जितना कहानी को रचने में आनंद आता है, उतना ही वाक्य को रचने में भी आनंद आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, और कई बार बहुत अच्छे वाक्य बन जाते हैं। कहानी का भी मामला ही ऐसा है कि कई बार ये होता है कि जब आपको लगता है कि यार ये तो बढ़िया पंच लग गया, अब बहुत मजा आया इस काम में, मालूम पड़ता है कि लेखक ने उसको नकार दिया। और जब आप अंदर से डरे हुए होते हैं, यार ये तो बहुत ढंग से काम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बड़ा कंफ्यूजन अपने अंदर होता है। और जब पाठक के पास उस कहानी जाती है तो ऐसा रिस्पांस आता है कि आप चकित रह जाते हैं। ये ऐसा जादू है जिसको कोई उस तरह से उस परिभाषित नहीं कर सकता। रचना अपने आप में एक जादू है, उसमें कभी कुछ भी हो सकता है। आप बहुत सोच करके तय करके कहानी नहीं लिख सकते। कहानी का आना होता है तो अपने तरह से आती है, नहीं तो मैं और 50 कहानियां लिख देता। कहानी को जब आना होता है अपने तरीके से अपने भीतर आती है, और जब वो अपना खुद का आना उसका जो होता है ना सहजता से, तब उसके लिखने का आनंद भी अलग है। आप इस तरह निर्धारित करके लिखने अगर बैठ गए तो फिर वो कहानी थोड़ी बनेगी, वो तो लेख हो जाएगा। ये शायद मैं अपने सवाल जो था उससे भटक गया हूं, ऐसा लग रहा है मुझे। बस यही कहना चाह रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सवाल था उससे हटकर मैंने कुछ ज्यादा बड़बड़ कर दी है। आवाज आ रही है आशीष जी? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है।
अब आ रही है आपको आवाज? हाँ भारी आवाज। हाँ ये कुमार मंगलम का सवाल है। कुमार मंगलम युवा हाँ। कवि हैं और अध्येता हैं दिल्ली में इन दिनों। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में से वो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। उनका सवाल है साज नासाज कहानी के बारे में। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात तो आपने की है और आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। साजना साज की बनावट के बारे में और उस स्मृति के बारे में वो जानना चाहते हैं कुमार मंगलम। हाँ हाँ ठीक। कुमार मंगलम से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ मैं, और बहुत विस्तार से संगीत पर उसके साथ बात हुई है मेरी, और साजना साज पर भी हुई है। पर मुझे लगता है ये प्रश्न शायद वो इसलिए कर रहे हैं अभी कि मैंने उस समय उनसे जो कहा था वो और लोगों को भी मालूम हो। तो मेरी उनसे साज ना साज पर काफी बातचीत हुई है, संगीत पर भी। संगीत के तो बड़े मतलब गहरे श्रोता है वो। मेरे भी चूंकि संगीत से लगाव रहा है, उसकी बनावट का जो मामला है वो तो मैं उस तरह से ही समझूंगा जैसे टावर ऑफ साइलेंस में क्या था कि एक चलती हुई टेक्नोलॉजी थी, पुराने पावर लूम थे। अब उसके बाद नई जो टेक्नोलॉजी आई उसमें पावर लूम की जरूरत खत्म हो गई। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ में पूरी की पूरी सिस्टम को चेंज करना और उसमें फिर से नए मार्केट के साथ तालमेल बैठाना, ये टाटा को फिर गैर जरूरी लगा। क्योंकि उसका जो काम था कॉटन का था, कॉटन के ऊपर उसने बेस करके काम किया था। अब उसकी जगह जो नई सिंथेटिक जो रेयन की जो चीजें आ गई उसके लिए पूरे पावर लूम की खत्म हो गई जरूरत। तो वो सारे जो कारीगर थे पावर लूम वाले, उसकी भी जरूरत खत्म हो गई। अब अगर नया सिस्टम आता है तो पुराने जितने कारीगर है पावर लूम वाले उनको सबको हटाना पड़ता। तो टाटा को ये गैर जरूरी लगा, तो टाटा ने अपनी मिल जो थी उसको लिक्विडिटी में डाल दिया, लिक्विडेशन में। और जितने कर्मचारी थे उनके उस समय तक की जो भी पेंशन बनती थी वो सरकार को दे दी, और पूरी मिल सरकार को मुफ्त में दे दी। ये टाटा की उदारता थी। लेकिन वहां भी वही बात थी कि सिस्टम चेंज हुआ, जो नई चीज आई टेक्नोलॉजी में, तकनीक का जो बदलाव है ना जीवन में कितने बड़े बदलाव लाता है, उसका अंदाजा अब इससे लगाइए कि इतना बड़ा मिल का बंद होना सिर्फ एक तकनीक के बदलने से। जीवन बहुत बदलता है तकनीक के बदलने से। साज नासाज का भी वही मामला है कि एक जमाना था कि इतने बड़े बड़े मतलब स्टूडियो होते थे रिकॉर्डिंग के, एक साथ 50-50 वायलिन बजाने वालों का एक दल अलग बैठा है, एक साथ 30 तबले बजाने वालों का एक दल अलग बैठा है। तो ये सारे जो ग्रुप कंपोजिशन जो होते थे उसमें सबके एक दूसरे से संवाद होते थे। लोग जब वायलिन बजा रहा है कोई, तो वायलिन बजाने वाले का बांसुरी वाले से संवाद हो रहा है, बांसुरी वाले का तबले वाले से संवाद हो रहा है। ये सारी चीजें तब थी जब जेन्युइन इंस्ट्रूमेंट थे, सचमुच के साथ जो थे जो बजाए जाते थे। बाद में तकनीक बदली, सिंथेसाइजर आया। सिंथेसाइजर अपने आप में एक बड़ा कीबोर्ड है, उसमें कई तरह की ध्वनियां इसमें साथ शामिल है। उसमें वायलिन का भी इफेक्ट मिलेगा, गिटार का भी मिलेगा। हर तरह का जो ध्वनि से संगीत का जो भी एक ध्वनि का जो स्वर है वो एक छोटे से सिंथेसाइजर में आ गया। अब सिंथेसाइजर के आने के बाद ये जो पुराने साजिंदे थे, जाहिर है कि उसकी जरूरत खत्म हो गई। तो कहाँ जाएंगे वो? जिंदगी भर जिसने एक एक चीज आप समझ लीजिए, किसी एक काम को करते हुए आपने पूरी जिंदगी अगर गुजार दी है, अगर वो हाथ के हुनर का काम है, और अचानक आपसे कोई ये कहे कि भी अब इस काम की जरूरत ही नहीं है, आप करोगे क्या? तो जिंदगी भर जिन लोगों ने पावर लूम चलाया है, जिंदगी भर जिन लोगों ने कॉटन से धागे निकाल करके धागे को कपड़े में बदला है, वो नायलॉन की पूरी सिस्टम है उसमें कैसे चले जाएंगे? कर ही नहीं सकता वो। साज ना साज में भी वही हुआ। अब वो सारे जो साजिंदे थे वो करते तो क्या करते? अगर किसी ने जीवन भर सेक्सोफोन बजाया है और अचानक मालूम पड़ा कि भाई अब तो इंडस्ट्री में उसकी जरूरत ही खत्म हो गई है, वो क्या करेगा? तो इस तरह के जो बैकग्राउंड म्यूजिक में काम करने वाले जो बी ग्रेड के सी ग्रेड के जो आर्टिस्ट थे,
उनका काफी बड़ा दल होता था। एक साथ एक जमाने में 50-50 वायलिन, एक जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग होती थी तो कम से कम 500 लोग मौजूद होते थे उसमें। अब 10 बाई 10 का स्टूडियो होता है, 10 बाई 10 का स्टूडियो होता है, गिन चुन करके 2-3 टेक्नीशियंस होते हैं जो ध्वनि का संचालन करते हैं, और गाने वाले भी आमने सामने नहीं होते। पहले ही होता था कि गायक और गायिका दोनों आमने सामने होते थे और पूरा रिकॉर्डिंग का सिस्टम सामने होता था, पूरे के पूरे जो बजाने वाले वो सामने होते थे। अब तो गायक अपना एक मुखड़ा गा के चले जाएगा, कि जब गायिका आएगी तब अपना एक मुखड़ा गाएगी। तो वो जो संवाद की स्थितियां होती थी, एक पूरा जो माहौल बनता था, एक गाने की रिकॉर्डिंग के समय जो पूरा माहौल बनता था, सभी म्यूजिशियन के साथ में सबका संवाद हो रहा है, जो कंडक्टर है म्यूजिक का उसका सबसे संवाद हो रहा है, जो गाने वाले उसके एक दूसरे से संवाद हो रहा है, वो पूरा माहौल खत्म हो गया। साज नसाज की यही त्रासदी है कि जब भी टेक्निक बदलती है तो नई बदली हुई टेक्निक के साथ मनुष्य उतनी तेजी से तालमेल नहीं बैठा पाता। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपनी एक खास तरह की कंडीशन में बंध चुका होता है, अपने खास तरह के शारीरिक आदतों में ढल चुका होता है। एकदम से वो अपने आप को नहीं बदल सकता, वो कोई मशीन थोड़ी है। आखिरकार मनुष्य उसके जो इतने सालों की पड़ी हुई जो आदत है, इतने साल का बना हुआ जो स्वभाव, वो कैसे अचानक टूट जाएगा? तो दिक्कत यहीं पे थी। और टेक्निक का बदलना, टेक्निक के बदलने के साथ में जो टेक्निक से अलग हुए लोग, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होना। तकनीक का बदलना स्वाभाविक है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो लोग छूट जाते हैं काम से, उनके लिए हमारे पास क्या विकल्प है? तो अंधी जो रफ्तार होती है तरक्की की, वो किसी काम की नहीं है। वो कितने लोगों को उजाड़ देती है। विकास तो होता है, दिखता है कि हाँ ये विकास हो रहा है, ये तकनीक आई उसके बाद इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुए, लेकिन उन इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे कितने लोग लाश में बदल गए, क्योंकि उस बदली हुई तकनीक के कारण वो जो पुराने लोग थे उनको कहीं कोई विकल्प ही नहीं मिला। तो ये विकल्पहीनता जो है ना, वो इतनी भयानक तरीके से हमारे समय में बढ़ी है, और बहुत क्रमशः धीरे 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 मनुष्य खत्म हो रहा है। आत्महत्याओं के जो बढ़ते हुए प्रतिशत है, कोई मानसिक तनाव में आत्महत्या नहीं कर रहा है, आजीविकाएं लोगों की खत्म हो रही है। साज नासाज के नायक की भी आजीविका खत्म हुई थी, टावर ऑफ साइलेंस के भी जो हजारों कर्मचारी थे उनकी आजीविका खत्म हुई थी। आज हम अभी की स्थितियां अगर देखें तो वो 10 गुना ज्यादा भयानक है। जो मैंने कहानियां लिखी थी साज नासाज, टावर ऑफ साइलेंस, वो तो 20 साल पहले की बात है, जब ग्लोबलाइजेशन की सिर्फ शुरुआत हुई थी। अब तो वो कितने बढ़ते हुए चरण में है, और ज्यादा भयानक स्थितियों में। अब जो उसको लिखेगा मेरे बाद का लेखक लिखेगा। मैंने ग्लोबलाइजेशन के शुरुआती जो उसके स्वर थे उसको पहचाना, मेरी अपनी उम्र के हिसाब से, मैंने अपने तजुर्बे के हिसाब से उसको देखा और समझा। आज की जो भीषण स्थिति है उसको मैं नहीं लिख सकता। मेरी अपनी जो सीमा थी देखने की, समझने की, उस सीमा तक मैंने देखा समझा। अभी का जो बदला हुआ यथार्थ है वो मेरे बाद का लेखक लिखेगा। उसके लिए अलग तरह की मेहनत, अलग तरह की समझ, अलग तरह की पूरी जिजीविषा की जरूरत है। आने वाले लेखक के लिए मैं ये समझता हूँ कि मेरे से 10 गुना ज्यादा चुनौती है लेखन की। सबसे बड़ी चुनौती समय को पहचानने की, उससे बड़ी कोई चुनौती नहीं। समय के इतने तेज बदलाव है कि उसको, चीजों को किस तरह से हैंडल करना। आप अगर कहानी लिख रहे हैं तो आपको कई चीजों को अपने देख दायरे में बांध करके हैंडल करना पड़ता है, आप हैंडल कर नहीं पाओगे, अभी इतनी भयानक स्थितियां है। तो हो सकता है मेरे बाद के लेखक जो और ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सके चीजों को, और ज्यादा अच्छे से इस पूरे प्रवाह को समझ सके। यही मैं कहना चाह रहा था बस। जी, अब बातचीत बहुत गंभीर दिशा में चली गई है, और इसलिए मैं एक और सवाल ऐसा ही ले लेता हूं जो मुझे लगता है कि इसमें एक और आयाम जुड़ेगा इस गंभीरता में। ये सवाल अंशुल त्रिपाठी का है। अंशुल इलाहाबाद में रहते हैं और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण युवा कवि हैं। उन्होंने ये सवाल हमें पूछा है। मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, बीच में फोन आ गया था। जी, किसकी बात कर रहे अंशुल अंशुल त्रिपाठी का ये सवाल है। हैं? अच्छा जी। अंशुल इलाहाबाद में रहते हैं और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण युवा कवि हैं। अच्छा अ, वो वो ये पूछ रहे हैं सवाल, मैं बिल्कुल ज्यों का त्यों पढ़ देता हूं। एक लेखक के जीवन में
संशय को आप किस रूप में देखते हैं? क्या? क्या ये संशय, हाँ, एक लेखक संशय। के जीवन में संशय को आप किस रूप में देखते हैं? क्या संशय ये, किस? अच्छा। मतलब हाँ, उनका ये उसके कहना, आगे का और है। हाँ, 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 क्या ये एक आत्महंता आस्था की ओर हमें नहीं ले जाती? संशय। संशय, जी। आ, संशय का आत्महंता होने से मैं तो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ आपने को, क्योंकि संशय अगर किसी चीज में होता है तो इसका मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे मैंने कुछ अपने तरह से काम किया है और मुझे खुद को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीजें बाकी है करने के हिसाब से, तो पहला संशय तो मुझे अपनी काबिलियत पर होता ही, मतलब कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा, अब अगर ये मालूम हो जाए कि हाँ तो तुम इस काबिल नहीं हो, तो जाहिर है कि थोड़ा सा डिप्रेशन आता है। तो वो संशय जो है ना, वो कहीं थोड़ा सा अगर डिप्रेशन में बदलता है। पर ये कहना कि वो आत्महंता होने की स्थिति तक जाता है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि संशय की वजह से कोई आत्महंता होने की स्थिति में जाता होगा। संशय अगर अपने खुद के प्रति है तो आप अपनी कमजोरियों को ज्यादा अच्छे से पहचान पाएंगे, और जितना आप अपनी कमजोरियों को पहचान पाएंगे उतना आगे का रास्ता आपको मजबूती से आगे बढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देगा। संशय का होना उस रूप में जरूरी भी है खुद के प्रति, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने अंदर एक अपनी ही मतलब आलोचना का एक सिलसिला बना ले। आप, एक जरूरी चीज होती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, अपनी आलोचना भी करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी अंधी आत्म आलोचना नहीं होनी चाहिए कि वो आपके भीतर सुरंग खोद डाले। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, कभी कभी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक है। अब बाद में देखा जाएगा, पाठक जो उसको समझना समझते हुए, ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो संशय होने के साथ साथ कभी कभी एक गहरा आत्मविश्वास भी होना चाहिए कि अब मैंने जो लिखा है बस वो ठीक है, उसको मैं एक पंक्ति उसकी नहीं बदलूंगा, जिसको जो समझना है समझ ले। अगर वो उस रूप में लोगों तक पहुंच पाती है, संप्रेषित हो पाती है तो ठीक है, नहीं हो पाती तो ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए, और उसके साथ में ये भी होना चाहिए, डर भी होना चाहिए कि यार आपको ये रचना खुद बताती लिखते समय। अगर संशय भी पैदा होगा तो इसलिए होगा कि रचना में से कोई एक चीज ऐसी है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, और उसी रचना में कोई ऐसी चीज होगी जब आपको लगता है कि ये चीज तो बिल्कुल सही तरीके से जा रही है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है। कई बार आप अपने तरीके से कोई एक ऐसा वाक्य रच लेते हैं जिसमें आपको भरोसा होता है, अरे वाह यार इतना बढ़िया वाक्य मैंने बना लिया। तो ये कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, और दोनों चीजें मुझे लगता जरूरी है है, उतना ही संशय भी जरूरी है और उतना ही आत्मविश्वास भी जरूरी है, दोनों का संतुलन होना चाहिए। मैं शायद समझ रहा हूँ कि आपने जो पूछा है उसका मैं उस तरह से शायद या तो मैं समझ नहीं पाया हूँ सवाल, या जो जवाब मैंने दिया है वो उस तरह से नहीं है जैसा आप चाहते थे। आप, आपने एक स्तर पर उसे बिल्कुल ठीक समझा है, लेकिन मैं इस संशय का एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है। अपने काम पे संशय ना हो, लेकिन जो सामने घट रहा है उसके बारे में संशय हो। जैसे मान लीजिए कि साज नासाज में एक सेक्सोफोन वादक की जिंदगी है जो बहुत ही दुखद है, मार्मिक है, और लेखक ये एक व्यक्ति के रूप में ये समझ ना सके कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी जिंदगी में, उसकी मूल वजह क्या है। ये टावर ऑफ साइलेंस में जो लोग हैं उनके जीवन में जो कुछ घट रहा है उसकी मूल वजह क्या है। मान लीजिए कि राजनीति की मुख्य धारा किसी चीज को विकास कहकर प्रतिपादित कर रही है, और लेखक को ये उसके बारे में संशय हो कि ये विकास ही है या कुछ और है। तो ये जो समाज और राजनीति की स्तरों के बीच में जो उसकी जटिलता के कारण उसके स्वरूप को लेकर कोई संशय मन में हो, तो क्या इस तरह का संशय लेखक को गुमराह कर देता है या वो किसी तरफ जाने से रोकता है? ये थोड़ा कठिन सवाल है, और मैं
ज्यादा उतनी बारीक समझ नहीं रख पाता हूँ चीजों को देखने समझने की। तो इस सवाल को बहुत ठीक से मैं मतलब उसका सही जवाब मैं शायद ना दे पाऊँ। तो किसी और संदर्भ में आ जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा उसको अपने तरह से वैसे दिमाग में बैठा नहीं पा रहा हूँ सवाल को। बिल्कुल ठीक है, हम इस सवाल को छोड़ते हैं। और जितना आपने जवाब दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और मुझे लगता है कि अंशुल जी को जवाब से वो समझेंगे कि वो जिस सवाल का जिस तरह से पाठ किया गया वो उसका एक जवाब तो उनके सामने आया ही। अगला सवाल मैं ले रहा हूं मीनाक्षी जोशी का। मीनाक्षी जी ने इस समय जो कहानियां लिखी जा रही हैं, यानी समकालीन हिंदी कहानी, उसके बारे में एक कमेंट किया है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक टिप्पणी की है उन्होंने, और उसके बारे में फिर आपसे सवाल पूछा है। तो मैं पहले वो टिप्पणी पढ़ देता हूं जो उनकी है समकालीन कहानी के बारे में, और फिर सवाल पढ़ता हूं। वर्तमान कहानी लेखन में संवाद बहुत कम और वर्णन बहुत अधिक हो रहे हैं, कहीं कहीं तो लगभग निबंध शैली लगती है। यानी मीनाक्षी जी का ये मानना है कि डिस्क्रिप्शन इतने ज्यादा है कि कहीं कहीं कहानी निबंध लगने लगती है। ये आपकी कहानियों के बारे में टिप्पणी नहीं है, समकालीन कहानी के बारे में है। तो कहानी के विकास में ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? अब ये कहानी की जो है ना, जो संरचना है उसमें से कई बार अपने आप ऐसा होता है कि पात्रों के बीच संवाद की एक शुरुआत होती है, और परिवेश का जो चित्रण है वो उतना नहीं होता, और पात्र जो बोलते हैं उसमें से कहानी खुलती है। तो वो कहानी का कुछ उस तरह का एक कोई मिजाज होता होगा जिसमें पात्रों का जीवन जो है ना वो विश्लेषित नहीं हो रहा है, बल्कि पात्र खुद अपना जीवन कह रहे हैं। ये कहानी का एक फॉर्म है कि उसमें पात्र जो है वो अपनी बात कह रहे हैं, दूसरा अपनी बात कह रहा है, और उस बात में से कहानी निकल रही है। ये जो फॉर्म है वो पुराना फॉर्म है, उसमें से बात निकलते जाना, जिसको हम कहते हैं कि एक तरह का इम्प्रोवाइजेशन जो होता है। यानी एक बात किसी ने कही, उसमें से किसी और दूसरे की कोई बात आई, तो उसमें से एक संवाद की स्थिति बनती है। तो ये एक फॉर्म हो गया कहानी का। और कई कहानी में ऐसा होता है कि वो सारे जो पात्र हैं वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी जो मनस्थिति है उसका बयान लेखक कर रहा है। यानी जो वो बोलना चाह रहा है वो तो वो नहीं बोल पा रहा है, तो लेखक उसकी उसकी जो मनस्थिति है उसका बयान कर रहा है। तो यहाँ संवाद तो नहीं होगा। जब किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं, चाहे वो परिवेश का विश्लेषण हो, चाहे पात्र की मानसिक स्थिति का विश्लेषण हो, तब वहां संवाद नहीं आएंगे। अब मेरी एक कहानी है दृश्य अदृश्य नाम से। उस पूरी कहानी में एक भी संवाद नहीं है, यानी शुरू से आखिरी तक पूरी कहानी में एक भी संवाद नहीं है। तो सारी कहानी जो चल रही है वो पात्र की जो मानसिक स्थिति है, दृश्य अदृश्य, यानी वो जो देख रहा है उसके पार उसको देख रहा है जो अदृश्य है। तो जो अदृश्य को जब देख रहा है तो विजन हो गया। तो विजन में जब कहानी जाती है तो विजन में संवाद नहीं होता, सिर्फ दृश्य होते हैं। तो कहानी लिखते समय जो फॉर्म है कहानी लेखक का वो क्या है? अगर वो पात्रों को उसकी जबान से अपनी बात कहलाना चाहता है तो उस फॉर्म में वो कहानी लिखेगा। अगर पात्र की जुबान से ही नहीं कहना चाहता, वो भीतर से सोच क्या रहा है उसको कहलाना चाहता है, तो वो एक अलग ढंग का फॉर्म चुनेगा। अगर एक भी संवाद नहीं रखना है तो फिर विजन का फॉर्म चुनेगा। तो मैंने एक कहानी ये भी लिखी है, और एक कहानी ऐसी भी है जो छोटी कहानी है, उसमें परिवेश का चित्रण नहीं है। पहले संवाद से ही, मतलब पहली शुरुआत से ही पहला संवाद है, और संवाद ही संवाद है आखिरी तक। वो ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, मैं उसका नाम भी बोल रहा हूँ।
मतलब 2-3 पेज की कहानी है, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, और उसमें दूसरा कोई चित्रण नहीं है, कहीं परिवेश का चित्रण नहीं है, सिर्फ 2 पात्रों की बात है, और वो शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ संवाद से शुरू हो रही है, सिर्फ संवाद से ही खत्म हो रही है। तो वो उस कहानी का फॉर्म था। पर ये जो प्रश्न जो किया है मीनाक्षी जी ने, कि ये एक लगभग क्या सभी लेखक अगर ऐसा कर रहे हैं कि उसमें संवादों की उपस्थिति कम हो रही है और चित्रण ज्यादा बढ़ रहा है, या डायरेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, या ब्यौरे ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा ब्यौरे ना हो कहानी में तो अच्छा होता है। कहानी में या तो घटित होता हुआ समय हो, या पात्र अपनी बात कहे। जब लेखक अपनी बात कहना शुरू कर देता है तो कहानी खत्म हो जाती है। कई बार ये होता है कि पात्र जो है उसके बजाय उस पात्र के दिमाग में लेखक अपनी बात कह रहा है और लंबे लंबे ब्यौरे दे रहा है। तो जो लेखक की उपस्थिति होती है ना कहानी में एक पात्र के बीच में, वो कई बार बहुत खराब हो जाती है, कहानी को खराब करती है। लेखक को कहानी के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। पात्र जो है ना वो अपनी कहानी खुद कहे, जिस रूप में भी कहे, उसके जैसे भी शब्द, उसकी जो भी भाषा, उसकी भाषा को पकड़ना ही तो असली खेल है। कहानी में एक जिंदा पात्र को पकड़ लेना बहुत आसान नहीं होता, जल्दी पकड़ में नहीं आता पात्र। वो उसके पूरी भावभंगिमा से लेकर के, उसके पूरे स्वभाव से लेकर के, उसके बोलने के तरीके से लेकर के, हर चीज ऐसी होती है जिसको बहुत मेहनत से ऑब्जर्व करना पड़ता है। संवाद लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो भी एक स्वाभाविक संवाद वो लिख दिया। संवाद के साथ में उसकी भाव भंगिमा को दिखाना, और उसके संवाद के बोलने के बाद जो घटित हो रहा है उस पूरे परिवेश को दिखाना कि वातावरण कैसे बन रहा है उससे। तो संवाद के होने के साथ में अगर वातावरण नहीं बन रहा तो भी संवाद का कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ संवाद ही संवाद है और उसमें कहानी अपना कोई वातावरण नहीं बना रही तो क्या मतलब हो उसका। तो कई चीजें हैं कहानी में ऐसा। पर ये मीनाक्षी जी का जो कहना है वो एक हद तक सही भी है कि लेखक अपने ब्यौरे ज्यादा देने लग गया। पात्रों की जो मनोदशा है उसका चित्रण करना एक बात है, उसकी जो भाव भंगिमा है उसका चित्रण करना एक अलग बात है। वो वहां तक के तो फिर भी ठीक है कि लेखक उसके स्केच बना रहा है, लेकिन जब वो ब्यौरे देने लगता है तो ऐसा लगता है कि कोई सामाजिक मुद्दा है जिसको वो अपनी तरीके से विश्लेषित करना चाहता है, और बहाना सिर्फ उसका पात्र बन गया। यानी पात्र के बहाने अपने किसी एक सामाजिक एजेंडे को आप अगर कहानी में डालना चाह रहे हैं तो कहानी तो खत्म हो गई वहां। आप अपने वैचारिक एजेंडे को भले चला लोगे लेकिन कहानी नहीं चलेगी आगे। बस इतना ही कहना था कहानी। जी, मुझे लगता है मीनाक्षी जी आपके जवाब से संतुष्ट होंगी, क्योंकि बहुत ही लंबा और विस्तृत जवाब आपने दिया है। ये मैं अगला सवाल ले रहा हूं अनुराग शर्मा का। अनुराग शर्मा ने आपके उपन्यास काला अध्याय की रचना प्रक्रिया के बारे में जानना चाहा है। बहुत लंबा हो जाएगा मामला, हम लोग इतनी सारी बातें पहले कर चुके हैं। काला अध्याय का तो फलक ऐसा अजीब है, बड़ा है। वो दो चार मुख्य मुख्य बातें जो कह देता हूँ कि उसमें 3 चीजें हैं, मतलब 3 बड़ी घटनाएं हैं काले अध्याय में। तो एक बच्चा है जो वो बड़ा कोई चीज देखना चाहता है, हमेशा उसके अंदर ये रहता है और वो किसी भी बड़ी चीज को देख के बहुत प्रभावित हो जाता है। कोई बड़ी इमारत हो या कोई बड़ा पेड़ हो, यानी बहुत जो बड़ी आकृतियां जो होती है ना उससे वो बहुत प्रभावित होता है। एक दिन इत्तेफाक से उसके गांव में हाथी आ जाता है जो उसने पहली बार देखा है, और फिर बहुत प्रभावित होता है और हाथी के पीछे पीछे चले जाता है। ये शुरुआत है उसकी। और हाथी जंगल में चले जाता है, जंगल से होते हुए महावत को किसी दूसरे गांव में जाना था, लेकिन वो फंस जाता है वहां, रास्ता भटक जाता है। और उस रात में जंगली कुत्ते जो है वो हाथी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो बच्चा उनके पीछे पीछे था और वो उसको देख रहा है। तो ये पहला एक बड़ा विखंडन, यानी एक बड़ी आकृति का टुकड़े में नोचा जाना, ये एक बिंब था उसमें।
दूसरा बीम था, मैंने ये लिया था कि एक पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय बस्तर का, वो दो भागों में कैसे विभाजित हो गया और बल्कि एक दूसरे के विरोध में कैसे खड़ा हो गया। एक तरफ नक्सलिज्म था, दूसरी तरफ सत्ता थी। बीच में जो आदिवासी थे वो तो सब एक दूसरे के नाते रिश्तेदार थे। वो आपस में उनका जो एक समुदाय था, अगर इस तरफ वो शामिल होते हैं तो इनके दुश्मन बनते हैं, इस तरफ शामिल होते हैं तो इनके दुश्मन बनते हैं। तो इन दो घोर विरोधी शक्तियों के बीच में आदिवासी समुदाय कैसे पिस गया, एक बड़ा समुदाय वो कैसे पिस गया उसमें, ये एक दूसरा बीम था। और तीसरा जो बीम था पानी के जहाज का, कि इतना बड़ा पानी का जहाज, और पानी के जहाज की उम्र उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन उसको पानी में उतारा जाता है। अगर 30 साल या 35 साल के बाद उसको खत्म होना है तो उसके बाद उसको समुद्र में नहीं खड़ा जाता, अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड में उसको तोड़ने के लिए भेजा जाता है। तो वही लड़का जो हाथी के पीछे गया था, बाद में एक इंजीनियर बना। इंजीनियर बनने के बाद उसने जहाज में नौकरी की, और वो जहाज जो आखिरी में टूटने जा रहा था उसमें भी वो था। तो पहला जो बीम था वो हाथी को मरते हुए देखने का था। दूसरा जो बीम था वो आदिवासी समुदाय को बुरी तरह से बिखरते हुए देखने का था। और तीसरी बार उसने जो विखंडन देखा सबसे बड़ा, वो जहाज को टूटते हुए देखने का। तो उस उपन्यास की रचना प्रक्रिया में 3 बड़े विखंडन, उन 3 विखंडनों को आपस में जोड़ करके एक कोलाज बनाने की मैंने कोशिश की है। इससे ज्यादा बहुत सारा मामला है उसमें उपन्यास में, तो उपन्यास का फलक भी काफी बड़ा होता है, पर ये मोटे तौर पे ये 2-3 बातें उसमें थी। एक इत्तेफाक और मैं आपको बताऊं, जब मैं उस उपन्यास के बारे में काम कर रहा था तो वाकई मैं ग्राउंड में गया काम करने, और लोगों से मिलना, जो पीड़ित लोग थे उनसे मिलना। एक ऐसे रास्ते से जब मैं गुजरा तो वहां एक तरफ सीमेंट के पुतले बने हुए थे लाइन से, लगभग 100-150 पुतले। उसमें हाथ में बंदूकें थी सीमेंट के पुतले के हाथों में, और नीचे शहीद लिखा हुआ था, और शहीद के साथ में उसका नाम लिखा हुआ था। और ठीक सामने लगभग उतनी ही समाधियां बनी हुई थी, और उन समाधियों में हथिया थोड़ा गड़ा हुआ था, और उन समाधियों में भी उनके नाम लिखे हुए थे जो शहीद हुए। तो ये शहीद कौन है और वो शहीद कौन है? जो मूवमेंट चला था बस्तर में उस दौरान, जो एसपीओ नाम का जो एक नया जो भर्ती शुरू हुई थी, स्पेशल पुलिस फोर्स की, जो उसमें जो लोग शामिल किए गए थे जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी लड़ने की, जिनके हाथ में हथियार थमा दिए गए, तो वो जो शहीद हुए उसको सरकार ने अपने ढंग से उनको शहीद बना करके उनके पुतले बनाए। एक तरफ वो शहीद थे, दूसरी तरफ वो थे जो नक्सलवाद के साथ में शामिल होकर के लड़ रहे थे, वो भी मारे गए। अब मैंने ये देखा कि दोनों के जो नाम है उसमें आपस में उनके जो सरनेम है वो मिलते जुलते हैं। यानी कोई किसी की मौसी का लड़का है तो कोई किसी के चाचे का लड़का है, कोई चाचा है तो सामने भतीजा है, कोई सामने मामा है तो उसके सामने भांजा है। आपस में एक ही समुदाय के लोग, सब सहोदर थे, सब एक दूसरे के रिश्तेदार थे, और ये दो घोर विरोधी शक्तियों के कारण कैसे पिस गए, ये मेरी आंखों देखी हुई बात है। उस सड़क को मैंने जब देखा तो मेरी मतलब समझ थोड़ी देर के लिए काम करना बंद हो गई कि 150 लोग और कितने होंगे पीड़ित, ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने तो सिर्फ एक सड़क देखी ऐसी जहां आमने सामने दो तरह के शहीद है। तो बड़ा अजीब तरह का मामला था उस पर। हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि उपन्यास लिखना एक बहुत अलग तरह की कला है। औपन्यासिक गठन जो है उसकी एक अलग तरह की गुणवत्ता जो होती है, जो मुझ में नहीं है। कहानी तो मैं चलो ठीक है कि लिखते लिखते सीख गया हूँ लिखने, लेकिन मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पे कभी भी उपन्यासकार नहीं मानता हूँ। मैंने दोनों जो उपन्यास लिखे हैं वो सिर्फ लिखने का प्रयास के तौर पर लिखे हैं। तो उपन्यास उस तरह से मैं अभी अपने आप को नहीं मानता हूँ। उसमें अभी बहुत सारी कमियां थी, और उसको थोड़ा सा धैर्य की जरूरत थी। उसमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है उपन्यास में, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ता है और चीजों को बहुत धैर्य के साथ एक एक चीज को विस्तार देना पड़ता है। उपन्यास का जो लेखन है उसकी जो
उसकी जो कहना चाहिए जो हुनरमंदी है वो अलग तरह की है, उसके जो गुण होते हैं वो अलग तरह के हैं। मुझ में वो कम है या नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक। जी। अ, चूंकि ये बातचीत बस्तर और छत्तीसगढ़ गई है बीच में इस उपन्यास के बहाने, तो मैं एक सवाल ले लेता हूँ। एक युवा साथी हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में एक सवाल किया। इनका नाम है कुमार हंसराज ज्योतिष, जी। और ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं भी छत्तीसगढ़ से हूं, ऐसा उन्होंने बताया है। हाँ। यहाँ कई गांव में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत तरह की मान्यताएं हैं। इस तरह की समस्या का क्या हल हो सकता है? मतलब छोटा सा सवाल है, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ में और उसका क्या हल हो सकता है, ऐसा एक सवाल है। पढ़ाई लिखाई का वो एक पूरी जो सिस्टम, उसमें शिक्षा के लिए बजट कितना है और प्राथमिकताएं क्या है। जो शिक्षा, अगर मान लो किसी भी समय की कोई भी जो सरकार है, उस शिक्षा के लिए बुनियादी तौर पे क्या करती है, तो लड़कियों का पढ़ने जाना नहीं जाना सबसे पहले तो इस बात पर निर्भर करता है कि अच्छे स्कूल है या नहीं। और अच्छे स्कूल है और बिल्कुल आपके गांव के आसपास हैं। देखो कई बार होता है छत्तीसगढ़ के गांव में ये दिक्कतें हैं कि छोटे छोटे गांव हैं, तो हर गांव में तो स्कूल हो नहीं सकता। फिर गांव से दूसरे स्कूल तक जाने का जो रास्ता है वो उतना सुविधाजनक नहीं है कि लड़की जा सके और वापस आ सके। तो उसके आने और जाने का जो रास्ता है वो 6-6, 7-7 किलोमीटर अगर लंबा है, तो एक छोटे गांव से एक लड़की ऐसे किसी सेंटर में जा पाना उसका वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 5-6 किलोमीटर पैदल चल के जाना और वापस आना, तो ये कितना दुविधाजनक है। अब इसमें ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया आज तक के कि जहां स्कूल है उसके आसपास की जो लोकेशन है, उस लोकेशन में किसी को अगर स्कूल तक पहुंचना है तो मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए बच्चे को स्कूल तक पहुंचने के लिए, जब आपके पास कोई साधन नहीं है। बड़े शहरों में तो बसें हैं, ऑटो रिक्शा है, रिक्शा है। अगर छोटे गांव की बात करें तो वहां स्कूल तक पहुंचने के साधन है नहीं और दूरियां ज्यादा है। तो मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में आज तक कभी नहीं सोचा गया। और इसी वजह से कई बार लड़कियां पढ़ नहीं पाती, क्योंकि परिवार उसको बहुत असुरक्षित महसूस करता है उतनी दूर भेजने में। कैसे भेजेगा, ये एक बड़ी दिक्कत वाला मामला है। और कभी गौर नहीं किया गया है कि मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए आपके गांव से आपके स्कूल की। जो आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है उसको कितने कदम चल करके स्कूल मिलेगी। ये बड़ा अजीब तरह का मामला है। उसमें कभी उस तरह से अगर कोई गौर करे कि या तो आप प्राथमिक सुविधाएं दो स्कूल तक पहुंचाने की, या फिर स्कूल को डिवीजन बना दो कि भाई एक पार्ट यहाँ, अगर मान लो आपके एक स्कूल के खर्च में इतना बड़ी एक बिल्डिंग आ रही है तो उसको दो भाग में विभाजित कर दो। एक भाग उसका, तो इनके दोनों के लिए डिस्टेंस कम हो जाता है। ये मैं अपनी तरफ से एक अपनी अक्ल लगा रहा हूँ, शायद स्वाभाविक मतलब वो व्यवहारिक रूप से संभव ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा मोटा मोटा आकलन है, मेरा अनुमान है बस। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में जो लोग स्कूल शिक्षा के बारे में सोचते हैं, इस तरह के सवालों के बारे में जरूर सोचते हैं। क्योंकि एक जमाने में इस तरह के प्रयोग भी हुए हैं कुछ मुल्कों में, खासतौर पर सोवियत संघ में, कि जहां बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो बच्चों तक स्कूल ले आ जाया जाए। हाँ। जो बच्चे चारागाहों में काम करते हैं, पशु पशुओं को चराने जाते हैं, उनके लिए एक टीचर की व्यवस्था हो और वो वहां जाकर काम करें। बाद में इस तरह के प्रयोग भारत में भी हुए और जैसा कि हम जानते हैं उसको लेकर तरह तरह के विवाद भी हैं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने इसका जवाब दिया। एक सवाल मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए, इसलिए कि ये सवाल आज से जुड़ा हुआ है। सुनील कुमार चौबे का सवाल है।
और समकालीन हिंदी कथा साहित्य और किसान समस्या को लेकर ये सवाल है। वो पूछते हैं कि क्या जो समकालीन हिंदी साहित्य है, वर्तमान हिंदी साहित्य यानी कथा साहित्य, ये किसान संस्कृति को और उसकी समस्याओं को समग्रता से दर्शाने में सफल रहा है। मतलब वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी विचार क्या है। मैंने जहां तक जितना पढ़ा है, तो किसानों पर लेखन एक समय काफी बड़ी मतलब तादाद में हुआ। कई बड़े लेजेंड राइटर हैं जिन्होंने किसानों पर कहानियां दी है। फिर बीच बीच में इक्का दुक्का कहानियां आती रही, और अभी इन 20 सालों में मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो फोकस है ना, वो जो आधुनिक बदलाव है उसके ऊपर ज्यादा हो गया है, और शहरीकरण जो बहुत तेजी से हुआ है, और लोगों का गांव से छूटकर बाहर निकलना, पलायन करना और बड़े शहरों में आजीविका के लिए जाना, तो वो कस्बों से, गांव से निकल करके जो लोग शहरों में आ रहे हैं उनकी जो कश्मकश है, या जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनकी जो कश्मकश है, या महानगरों में बहुत तेजी से जो सामाजिक जो स्थितियां बदल रही है, तो अभी इन चीजों पर ज्यादा कहानियां लिखी जा रही है। किसान और गांव जो है ना, मैं जितना पढ़ता हूँ, मतलब मेरी भी एक सीमा है, जितनी कहानियां मैं सभी कहानियां पढ़ नहीं पाता हूँ, पर यह है कि छूट रहा है। किसान और गांव जो है ना, वो थोड़ा सा कहानी के फ्रेम से कम हुआ है उसका प्रतिशत। दूसरी चीजें बहुत ज्यादा मतलब पैमाने पर आई है। और मेरा तो ये असली में दिक्कत का मामला ये है कि मेरा पूरा कोई परंपरा में ही कहीं कोई खेती किसानी का सिलसिला नहीं है। मैंने तो कहीं कभी ऐसा गांव ही नहीं देखा जिसमें मैं रहा हूँ कभी। तो ना मेरा गांव का कोई अनुभव है, ना मेरे पुरखों का कोई खेती किसानी का अनुभव है। तो मतलब पीढ़ियों से हमारा पूरा खानदान जो है ना, उसने कभी कोई खेती किसानी नहीं की, और उस तरह का हमारा कोई परिवेश ही नहीं रहा। और सारे के सारे जो विकास, मतलब हमारे अपना जो पारंपरिक जो पारिवारिक सिलसिला था, वो कस्बों में और महानगरों में ही रहा। तो हमने गांव देखा ही नहीं। मेरा व्यक्तिगत जो मेरी समस्या है वो ये है कि मैंने गांव देखा ही नहीं है, और मैं खेती किसानी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पर कहानियां जो आ रही है जी। उसको जितना मैंने देखा है कि उसमें पहले कुछ लेखक बीच बीच में आते थे, जैसे बीच में लंबे समय तक महेश कटारे की कहानियां आती रही कृषि से संबंधित। और भी कुछ लेखक होंगे, लेकिन पहले के जो लेखक थे उसके बाद जो एक बड़ा जो लेखक मुझे दिखता है वो महेश कटारे, जिसने गांव को और खेती किसानी को अपने ढंग से। शिव मूर्ति ने भी हालांकि उसमें उस तरह से किसान पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो कि किसान में से निकले हुए कोई छोटे मोटे मजदूर है या खेतीहर मजदूर है, या उसी में से निकले हुए ईटा भट्टे में काम करने वाले लोग हैं, तो परिवेश तो वही है। शिव मूर्ति ने भी काफी अच्छे से उन सब चीजों को उठाया है, महेश कटारे ने भी लिखा है। लेकिन उसके बाद हमारे बाद की जो पीढ़ी है, पिछले इन 15-20 सालों में, तो दूसरे जो ग्लोबल जो चेंजेस है ना, उसके ऊपर लेखकों को ज्यादा फोकस हो गया है, और किसान और गांव थोड़ा कहानी से कम हुआ है। खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम हो गया जी, आपने उचित ही महेश कटारे और शिवमूर्ति का नाम लिया, क्योंकि शायद यही दो कहानीकार, उपन्यासकार हैं जिन्होंने विधिवत तरीके से गांव पर और किसानों पर लिखा है, और उनके अंतर को भी आपने बेहतर से रेखांकित किया। मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि हम ज्यादा समय तक बातचीत कर चुके हैं। चाहता हूं कि जो भी सवाल हमारे पास आए हैं, कुछ ना कुछ आप उनके बारे में छोटे जवाबों से, ताकि हम इस बातचीत में ज्यादा अनुत्तरित ना छोड़ें। हालांकि सवाल हमारे पास आते जा रहे हैं। है। ये सवाल मैं ले रहा हूं विजय शंकर चतुर्वेदी का। वे पूछते हैं कि वर्तमान लेखकों के पास समय की किल्लत है, पढ़ने के
साधन और स्वरूप भी बदल रहे हैं। हिंदी फिल्मों तक की अवधि घटी है, तो आपके मुताबिक ऐसी कौन सी विधाएं हैं जो आज के इस वातावरण में, यानी समय की किल्लत के जमाने में मुफीद है? देखो, विधाएं जो भी है ना, वो अपना काम कर रही है। माध्यम बदले हैं। माध्यम बदलने से विधा में बदलाव का आना जरूरी नहीं है। जो भी विधाएं है ना, वो किसी एक आदमी ने नहीं बनाई है। विधा के बनने की एक पूरी की पूरी एक प्रोसेस होती है। उसका कोई एक रचयिता नहीं होता। रचना का कोई एक रचयिता हो सकता है, विधा का कोई एक रचयिता ही नहीं होता। वो तो कई चरणों से मिल करके कोई भी एक जो विधा विकसित हुई है, तो उसमें कितने लोगों के अनुभव थे और कितने लोगों से बात होते होते कोई एक चीज फॉर्म हुई है। चाहे कहानी हो, चाहे संगीत का कोई मामला हो, चाहे नाटक का कोई मामला हो, कोई भी विधा जो है ना, वो ऐसे ही बन नहीं गई है। अच्छा, विधाएं अब जो भी है, उसमें अगर माध्यम बदल गए तो माध्यम के अनुकूल विधा को बदलना, मैं तो ऐसा जरूर नहीं समझता। हाँ, विधा अपना काम कर रही है। अब उसमें नए समय के हिसाब से उसमें प्रयोग क्या हो सकते हैं, प्रयोग करने की तो बहुत संभावना होती है। तो प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना कि अब जो बदला हुआ समय है, अब जो बदली हुई टेक्नोलॉजी है और बदले हुए जो माध्यम है, उन माध्यमों में जब कोई आदमी है और उस तरह से अगर मैं लिखित रूप में अगर कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ और कंप्यूटर के स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, तो कहानी तो वही है, माध्यम बदल गया है। या पहले लघु पत्रिकाएं थी, उसकी जगह पे अभी वेबसाइट आ गई है। तो हमारे सामने खाली एक स्क्रीन आया है। पहले एक कागज था, अब एक स्क्रीन आ गया है। पर कहानी तो कहानी है, कविता तो कविता है। किसी नए माध्यम के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आ जाने से क्या विधा में भी कोई बदलाव आ जाएगा? विधा में बदलाव नहीं आता है, लेकिन नए समय की चेतना के अनुकूल उसको अपने प्रयोग करने पड़ते हैं कि वो कनेक्ट होता रहे। जो बिल्कुल नया जो जनरेशन आ रहा है, उसकी जो बदली हुई दुनिया, टेक्नोलॉजी के कारण जो बदलाव उसके जीवन में आए हैं, तो उसका जो मनोविज्ञान है, वो जिस तरह से सोचता है, उसके हिसाब से आप अपनी रचना में क्या परिवर्तन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से वो प्रयोग है। विधा में बदलाव नहीं कह सकते उसको, नए प्रयोगों की बात कर सकते हैं अपन। तो प्रयोग करते रहना जरूरी है, और प्रयोग हमेशा और हर बार प्रयोग करते समय ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो वर्तमान समय है, उसकी जो भी स्थितियां हैं, जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से जो भी स्थितियां हैं, वो बराबर उससे कनेक्ट होती रहे। यानी आपका संप्रेषण जो है ना, वो उससे बराबर जुड़ा हुआ रहे। अगर आप संप्रेषित नहीं हो पा रहे तो मामले खत्म हो गए। चाहे आप कहानी कागज में लिख रहे हो या कंप्यूटर के स्क्रीन पे लिख रहे हो, या आपका पढ़ने वाला किताब पढ़ रहा हो या कंप्यूटर के स्क्रीन पे पढ़ रहा हो, उसकी चीज है संप्रेषण। वो आपकी भाषा से बनेगा, आपकी निष्ठा से बनेगा, आपकी चिंताओं से बनेगा। संप्रेषण का मतलब ये नहीं कि आपने खाली भाषा सुधार ली। आपकी गहरी निष्ठा होगी, आपका गहरा रुझान होगा विषय के प्रति, तो ही आपके बात में संप्रेषण आएगा। नहीं तो आपकी बात अनसुनी रह जाएगी। आधे अधूरे मन से अगर आप कोई बात करोगे तो कैसे संप्रेषित होगी वो? संप्रेषित तभी होगी वो बात जब पूरे गहरे लगाव से आप अपनी बात करोगे, जो आपके भीतर से, आपके मन से, उद्वेलन से निकलेगी बात, तो अपने आप संप्रेषित होगी वो। अलग से कोई फार्मूला नहीं होता संप्रेषण का। जी। यही बात कह रहा था बस मैं। सोनाली का ये सवाल है, मैं चाहूंगा कि इसका भी एक छोटा जवाब आप जरूर दें, और इसके बाद मैं एक दो और छोटे जवाबों के लिए सवाल पढ़ूंगा। तो सोनाली का सवाल है, कहानी विधा में किन तक योग हो जिससे सामान्य पाठक भी इसे मनोयोग से पढ़े? हालांकि आपने बहुत विस्तार से कहानी के टेक्निक के बारे में बातें की हैं, पर यदि इस सवाल का कोई सीधा छोटा जवाब आप देना चाहें तो दें। देखो, सामान्य स्थितियों को लिखना बहुत मुश्किल होता है। कई बार यह होता है कि बड़ा विजन ले लेते हैं लेखक, और बड़े विजन पर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जो लेखकों की, जो पढ़ने वाले की रुचियों से अलग हो जाती है। जब सामान्य जीवन की हलचल को आप लेते हैं, तो पढ़ने वालों को इसमें रुचि जगती है, और उन्हीं सामान्य जीवन की हलचल में से आप कोई बड़ी बात भी कह सकते हैं। बड़ी बात कहने के लिए कोई बड़ा विजन सामने रखना जरूरी नहीं है।
तो लोगों को वही तथ्य अच्छा लगता है जो उसी सामान्य जीवन में से निकला हो, जिससे वो परिचित है। अगर उसके परिचय क्षेत्र से बाहर की कोई चीज अगर है तो थोड़ा सा उसको अटपटा लगेगा। फिर पाठक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर लेखक को पढ़ रहा है और कुछ चीज उसको समझ नहीं आ रही है तो वो भी लेखक की तरफ 2 कदम बढ़े। लेखक अगर संप्रेषण के लिए, उसको समझाने के लिए 2 कदम उसकी तरफ बढ़ रहा है, पाठक को भी उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाने पड़ेंगे। पाठक अगर अपनी जगह पर खड़े रहेगा तो चीजें वहीं रह जाएगी, वो समझ में नहीं आएगा उसको कुछ। ये बात कह रहा लोहिया अंबेडकर भगत विमर्श, ये शायद कोई संस्था होगी या फेसबुक पेज होगा। ये अकाउंट है जो 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, लोहिया, अंबेडकर, भगत, और उसके साथ जुड़ा हुआ है विमर्श। इन्होंने पूछा है कि आधुनिक साहित्य में डिजिटलीकरण का क्या इसका प्रभाव दिखाई देता है, डिजिटलाइजेशन का क्या प्रभाव दिखाई देता डिजिटलाइजेशन का। है। जी। तो साज ना साज कहानी उसी पर थी ना। संगीत में पहले जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आया, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का बाद जो अगला जो चरण था वो डिजिटलाइजेशन का था। तो डिजिटलाइजेशन जहां भी बढ़ा है उसने मेन पावर को और कम किया है। जहां हाथ से काम करने की जो बात होती थी, जहां पे पहले 10 लोग लगते थे, तो जैसे ही टेक्निक बदलेगी वैसे ही वो 10 हाथ की कमी, मतलब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। अब उसमें यह है कि समय की जरूरत के हिसाब से डिजिटलाइजेशन का आना जरूरी भी है, नहीं तो तकनीकी तौर पे आप पिछड़ जाओगे। बात वहीं पर आती है कि तकनीकी तौर पे ना पिछड़ते हुए भी, और जिन लोगों को हमको बेदखल करना है उस तकलीफ के बदलने के कारण, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर नहीं है तो उस विकास का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कितना भी डिजिटलाइजेशन हो जाए, अगर वो मनुष्य के मूलभूत जो जरूरतें हैं उसको अगर वो पूरा नहीं करता है तो उस विकास की क्या जरूरत है। कहीं कहीं उसका जो असली, जो उसकी जो बुनियादी जो जरूरत है वो अगर पूरी हो रही है तो डिजिटलाइजेशन क्या, उसके आगे की भी जितनी प्रविधियां आएगी सब स्वीकार्य है। लेकिन हर नई प्रविधि के बाद अगर हजारों मनुष्य अगर जीवन से बेदखल हो गए तो उस प्रविधि का और उस तकनीक का और उस विकास का क्या मतलब। मनुष्य के लिए तो खतरे वाली बात है। वो हो सकता है किसी के लिए निजी फायदे के लिए वो विकास ज्यादा फायदेमंद हो, लेकिन पूरी मनुष्यता के लिए तो नुकसानदायक होगा वो। अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देते हैं तो, वैकल्पिक व्यवस्था देते हुए अगर आप विकास कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है कि इतने शोर शराबे की, इतने आंदोलनों की क्या जरूरत है। इतने जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, इतने मजदूर आंदोलन, जरूरत उसकी हो ही नहीं सकती अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था दे दें तो। आप विकास का नया मॉडल ले आते हैं, नई टेक्निक ले आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, और उसकी बदौलत जितने दूसरे लोग जो पहले पुरानी टेक्निक में काम कर रहे थे वो जो बेदखल हुए, उसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। तो दिक्कत तो आना ही, समाज में असंतोष जो बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है। किसी को दौरा थोड़ी पड़ गया आंदोलन करने का, कोई पागल हो गया कि अपना काम धाम छोड़ करके आंदोलन करने में कूद जाए। हर आदमी को भीतर से कोई तकलीफ होती है तब वो आंदोलन में आता है, और वो बढ़ ही रहा है क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिल रही है उसको। समाज के लिए जो सोचना था वो नहीं सोचा गया, अगर मनुष्य के लिए जो सोचना था वो नहीं सोचा गया अगर, तो मनुष्य में असंतोष बढ़ेगा। और 2 कारण होंगे, या तो वो बहुत आक्रोश में आएगा, आंदोलित होगा, या डिप्रेशन में जाएगा, आत्महत्या करेगा। तो बढ़ती हुई आत्महत्याओं के जो प्रतिशत है उसको भी इस रूप में देखो कि हर बार जो दमन है उसके कारण सिर्फ लोग आक्रोशित नहीं होते, कई बार डिप्रेशन में भी जाते हैं, निराश भी होते हैं। तो अगर जितने लोग आंदोलन में शामिल हुए हैं उतने ही लोग अगर डिप्रेशन में चले गए वो तो दिखाई नहीं देंगे। जो लोग आगे बढ़ करके गुस्से में आए उतने उतने लोगों का तो चेहरा आप देख पाओगे। लेकिन ऐसे भी कई होंगे जिन्होंने पेड़ से जाकर के, अपने कितने किसान मरे अभी अभी। हर किसान तो आंदोलन में नहीं आया, जितने किसान आंदोलन में होंगे उतने ही किसान डिप्रेशन में भी होंगे। तो ये विकल्प नहीं होने की वजह है और कुछ नहीं है। मामला वहीं पर आएगा घूम फिर करके। आप विकल्प दोगे तो कोई असंतोष नहीं रहेगा समाज में।
लंबी और बात ये हो आज गई। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं बात में बहक जाता हूँ थोड़ा, और मेरे ख्याल से अब काफी बातचीत हो गई है, अब कोई अब नए सवाल की जरूरत ना हो तो हम भी बस खैर बात करें। बस बस मैं ये आखिरी सवाल ले रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप भी इस सवाल को ज्यादा देर इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। मैं खुद भी इसे पढ़ते हुए सोच रहा हूं। ये प्रमोद शाह जी का सवाल है। प्रमोद जी बहुत ही गंभीर पाठक हैं, राजस्थान में रहते हैं, फेसबुक पर बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने पूछा है कि आप उदय प्रकाश की कहानियों से कितने प्रेरित ऑब्लिक प्रभावित हैं। ये आज का आखिरी सवाल है। नहीं, प्रेरित तो नहीं हूँ, प्रभावित जरूर हूँ। उदय प्रकाश के शुरुआती कहानियों से। जब वो कहानी लिख रहे थे और उसमें तिरिश थी, और एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी पहल में आई थी, 56 तोले का कर्तन। जी। ये और उसके अलावा और उस समय की टेपचू, ये सारी मेरे कान में इसलिए मेरे जहन में है क्योंकि वो सचमुच कहानियां थी। बाद में उदय प्रकाश कहानी लिखने के बदले कुछ और लिखने लग गए। यानी कहानी होती थी, लेकिन कहानी में उदय प्रकाश बीच में घुस आते थे। यानी उनके पात्र जो थे उसके बजाय उदय उदय प्रकाश खुद बोलना शुरू कर देते थे, तो उनके लंबे लंबे वक्तव्य ऐसा लगता था जैसे लेखक बोल रहा है। ये जब कहानी में आना शुरू हो गया तो उनकी कहानियां जो है ना उसके, लेकिन शुरुआत की ये जो 5-6 कहानियां हैं वो तो यूनिक है। यानी ज्ञान जी के बाद अगर उस तरह का कोई स्ट्रोक आया कहानी में तो सिर्फ उदय प्रकाश का स्ट्रोक है वो, जिसमें ये सारी कहानियां, तिरिच है, 56 तोले का कर्तन है। ज्ञान जी के बाद जो है ना, मैं एक लकीर मैं अपने तरफ से खींच देता हूँ, मैंने अपने एक पाठक के तौर पे एक खींच देता हूँ लकीर। उसके बाद में सीधे अगर देखता हूँ तो मेरे को सिर्फ उदय प्रकाश दिखते हैं, जो एक बड़ी मतलब स्ट्रोक कहानी में देते हैं। पर मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी शुरुआती जो कहानियां थी सिर्फ उसमें, बाद में मुझे वो उदय प्रकाश दिखाई नहीं दिए। ये मेरा अपना शायद हो सकता है मेरा गलत वक्तव्य हो, लेकिन एक मैं उदय प्रकाश का एक गंभीर पाठक हूँ, और पाठक जो है ना अपने बदलते हुए लेखक को देखता है। मेरे बारे में भी अगर कोई मेरा पाठक कोई अपनी धारणा देना चाहे तो मैं उसको सहज रूप से स्वीकार करूंगा, क्योंकि उदय प्रकाश को मैं कथाकार की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका एक बहुत गहरा पाठक हूँ, उस हैसियत से अपनी बात कह रहा हूँ। एक पाठक तो अपने लेखक को देखेगा ना कि वो पहले कैसे लिख रहे थे, फिर कैसे लिख रहे थे, फिर कैसे लिख रहे थे। तो मैं एक पाठक की नजर से जो बोल रहा हूँ, एक पाठक की हैसियत से ही बोल रहा हूँ, उसकी नजर से ही बोल रहा हूँ। बस ये बहुत बात। आभार। जी बहुत आभार आपका। बहुत जी, शुक्रिया। 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 ये बातचीत जिसमें आपने दर्शकों के, पाठकों के सवालों के जवाब दिए, और जी इस बहाने हमारे जैसे लोगों को भी कुछ सीखने गुनने को मिला। और इस बहाने ये एक बहुत ही खूबसूरत शाम हम लोगों ने आपके साथ बिताई। इसके लिए बहुत बहुत आभार तो मैं आपका। भी आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने लंबे समय तक धैर्य से आप मेरी बकवास सुनते रहे। और और मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई बहुत कायदे से बात करने वाला, कोई बहुत गंभीर वक्तव्य देने वाला आदमी हूँ। टूटी फूटी अपनी जो बात है वो मैंने अपने ढंग से कही है, और कोई बात ऐसी कह दी हो जिससे किसी को अगर कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए भी मैं खेद प्रकट करता हूँ। और बस ये है कि बदईमान तो नहीं हूँ, बदतमीज तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक बोलना भी मुझे नहीं आता है। ठीक है, कहीं कहीं गड़बड़ होती है बातचीत। शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये काफी व्यवस्थित बातचीत रही है, और हमारे श्रोताओं ने जरूर इस बातचीत को एक इसके साहित्यिक महत्व को जरूर समझा होगा, और आगे भी समझेंगे। तो मैं राजपाल एंड सन्स की ओर से, जिसके फेसबुक पेज पर आप यहाँ आए और आपने अपना समय दिया और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज समय निकालकर बहुत सारे आयोजनों के बीच इस आयोजन में दिलचस्पी दिखाई, अपने सवाल हमें लिख भेजे, और इतनी देर तक हमारे साथ बने। इन सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से
हिंदी के महत्वपूर्ण और वरिष्ठ कथाकार मनोज रूपराज जी का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। अगले रविवार फिर मिलेंगे शाम 6 बजे, फिर एक नए लेखक के साथ, और सीरीज होगी मेरे लेखक मेरे सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, शुक्रिया।